एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान से इंसान के नफरत के कारण इस दुनिया का ही अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसी संभावना रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट फायर एंड आइस नामक कविता के कवि व्यक्त कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे we shall discuss about an interesting poem that is known to be Fire and Ice. This poem has been mentioned in our syllabus. The name of the book is First Flight. Robert Lee Frost was an American poet. उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1963 को हुई थी। ये अपनी कविता में ओरिजिनलिटी के लिए माने जाते हैं। हिज वर्क्स डिपिक्ट ओरिजिनलिटी। ही हैज डिस्क्राइब्ड द इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक लव, एंगर, डिजायर, पैशन, हेट्रेड एक्सेट्रा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता में मानवीय संवेदना को, मानवीय भावनाओं को बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया है। मानव के अंदर उत्पन्न होने वाली घृणा, क्रोध और अनकंट्रोल्ड डिजायर को लेकर उन्होंने इस कविता में चिंता व्यक्त की है और ऐसी संभावना जताई है कि इंसान की अनकंट्रोल्ड इच्छाएं, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, एंगर, हेट इस विश्व को 2 बार समाप्त करने के लिए काफी है। तो आइए हम इस कविता के मूल तत्व की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम हम इस कविता की व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द, एक एक लाइन की व्याख्या करेंगे। इसमें प्रयुक्त पोएटिक डिवाइसेस की चर्चा करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में इस कविता से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिए। यह कविता फायर एंड आइस सर्वप्रथम 1920 में हार्पर्स मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और 1923 में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविताओं के संग्रह यानी पोएट्री, जिसका नाम न्यू हैम्पशायर दिया गया, उसमें 1923 में प्रकाशित हुई। और उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स यानी न्यू हैम्पशायर के आधार पर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को 1924 में पुलित्जर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आइए हम इस कविता के तरफ चलते हैं। फायर एंड आइस। इस कविता में फायर का अर्थ आग से नहीं है और न ही आइस से है, बल्कि फायर और आइस सिंबॉलिक है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज गोइंग टू सिंबलाइज दिस 2 वर्ड्स फायर एंड आइस। प्रतीकात्मक रूप में यहां कवि ने प्रस्तुत किया है फायर एंड आइस को। फायर को सिंबलाइज किया है पैशन से, डिजायर से, एंगर से, तो आइस को सिंबलाइज किया है हेट्रेड और कोल्डनेस से। अब ये सिंबलाइज का मतलब यहां क्या है? अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ही इज अ टाइगर, यानी वह व्यक्ति तो बाघ है नहीं, लेकिन एक टाइगर मतलब एक ताकतवर इंसान को दर्शाता है।
कि वह इंसान बहुत ही शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। तो यहाँ उस इंसान को सिंबलाइज किया गया है किससे? टाइगर से। जैसे कहा जाता है वह उल्लू है, तो इंसान तो उल्लू नहीं है, लेकिन वहां सिंबलाइज किया गया है उस इंसान को उल्लू के रूप में। ठीक उसी तरह से इस कविता में फायर को सिंबलाइज किया गया है पैशन, डिजायर और एंगर के रूप में, और आइस को हैट्रेड और कोल्डनेस के रूप में। इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्व के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। वे संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इंसान से इंसान का जो नफरत बढ़ रहा है, जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं, गुस्सा बढ़ते जा रहे हैं, यह इस विश्व को 2 बार नष्ट करने के लिए काफी है। तो हमारी मानवीय संवेदनाएं, हमारा प्यार, हमारा समर्पण, हमारा त्याग जागृत हो, इसके लिए इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट संदेश देना चाहते हैं। दरअसल 1919 में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड से पूछा कि इस दुनिया का अंत कैसे संभव हो सकता है। तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक नजरिए से बताया कि इसके लिए 2 तत्व जिम्मेदार हैं, पहला फायर, दूसरा आइस। अब फायर क्यों? हो सकता है कि कोई उल्का पिंड इस पृथ्वी से टकरा जाए, विशाल अग्नि उत्पन्न हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, भूकंप आ जाए, या आइस, यह पूरी दुनिया फ्रीज हो जाए, धीरे धीरे बर्फ पूरी दुनिया को फ्रीज कर ले, कोई गतिविधि नहीं होगी। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसी को इस कविता में अपने भाव के रूप में प्रकट किया है। उसने इस आग को इंसान की अनियंत्रित इच्छाएं, उसके क्रोध के रूप में व्यक्त किया है, और आइस को घृणा, कोल्डनेस के रूप में व्यक्त किया है। आइस को कोल्डनेस क्यों कहा जाता है? कि ही हैज अ कोल्ड हार्ट। हार्ट कोल्ड है, मतलब वो फ्रीज हो चुका है, उसमें कोई मानवीय संवेदनाएं यथा त्याग, समर्पण इत्यादि नहीं है, बल्कि उसमें क्या है? घृणा है। और यह घृणा, यह अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध इस विश्व को नष्ट करने के लिए काफी है। वैसे भी कहा जाता है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काली। और ये इच्छाएं जब एक हद को पार कर जाती हैं, अनियंत्रित हो जाती हैं, तो द्वेष का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। अपनी ताकत सिद्ध करने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए तो विश्व युद्ध तक हो जाते हैं। तो अब आइए हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with these who favor fire. कुछ लोग कहते हैं some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया फायर में समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगा सब कुछ। यहाँ फायर मतलब क्रोध, फायर मतलब अनकंट्रोल्ड डिजायर, और क्या? सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस में ही समाप्त हो जाएगी, यानी यह पूरी दुनिया फ्रीज हो जाएगी। आइस किसके रूप में सिंबल दिया है? हेट्रेड, इंसान से इंसान के बीच नफरत इस दुनिया को फ्रीज कर देगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पहले स्टेंजा में कवि उन लोगों के साथ जाना चाहता है जो इस पक्ष में है कि यह दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी। आइए अगले स्टेंजा में चलते हैं। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहां दूसरी बार मरने का मतलब अगर दूसरी बार दुनिया को समाप्त करने की स्थिति उत्पन्न हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट मतलब घृणा, इनफ मतलब पर्याप्त। तो इसके लिए कवि कहता है कि मैं सोचता हूं
किसके लिए? हेट ही काफ़ी है, घृणा ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह जो हेट है किस रूप में है? आइस के रूप में, और यह डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस मतलब होता है पर्याप्त, यहाँ ग्रेट का मतलब महान नहीं होगा, काफ़ी से होगा, और यही काफ़ी है, यही इसके लिए पर्याप्त है। अब आइए हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस की चर्चा करते हैं, इसके फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं। कि यहाँ देखिए इस पंक्ति के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी यह भाव, यह जो थॉट है, यह थिंकिंग है, दूसरे पंक्ति में भी जा रहा है। यह क्या है? इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट कहते हैं इसको। ठीक उसी तरह से इस पंक्ति के अंत में कोई पंक्चुएशन नहीं है, यानी जो थॉट है, जो भाव है, जो फ्लो है अगली पंक्ति में बना हुआ है, तो ये कहेंगे इंजॉयमेंट। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। देखिए इस पंक्ति का फ्लो इसमें बना हुआ है, इस पंक्ति का फ्लो इसमें बना हुआ है, और ये पंक्ति यहाँ पर आके समाप्त होती है। इसको कहते हैं इंजॉयमेंट। जब किसी कविता में किसी पंक्ति का फ्लो दूसरे पंक्ति में होता है, उस पंक्ति के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और फ्लो वो लगातार चलते रहता है, उसको हम कहते हैं इंजॉयमेंट। अगला फिगर ऑफ स्पीच, इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी निर्जीव चीज को सजीव के रूप में प्रस्तुत करना। यहाँ आइस और फायर को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए क्या है? पर्सोनिफिकेशन इसमें प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। एलिट्रेशन एस सम से यहां देखिए वर्ल्ड विल WW, जब किसी काव्य पंक्ति में, किसी कविता में किसी अक्षर या किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके आराम से उसका उत्तर लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रश्न और उत्तर की दिशा में आगे बढ़ें, आप सभी को मेरा ये संदेश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? आंसर है फायर एंड आइस आर सिंबलाइज्ड हियर। फायर स्टैंड्स फॉर पैशन, intolerance, insensitivity, while ice stand for hatred, coldness, lust, etc. Next question है हमारे सामने, what is the central idea of the poem Fire and Ice? Answer, the poet presents two possibilities about the end of the world. It will be either due to fire and ice. He prefers the first as he believes the world will end in fire, but by the end of the poem he says that both fire and ice are equally destructive. Thanks for watching.